नमस्कार, डॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या करें, महंगाई पे वीडियो बना बना के परेशान हो गए। इस तरह से बार बार तरह तरह से महंगाई सामने आती है। एक दिन वीडियो बनाओ, महंगाई पे कुछ और नया कंटेंट आ जाता है। एक नई चीज़ आ गई है और वो ये है कि जो दाल आप खाते हैं वो महंगी होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं उसे महाराष्ट्रियन पटका, कोई कहते हैं कि कानपुरी अरहर, कोई कहता है तुअर की दाल, कोई कहता है कुछ दाल। इतनी सारी दाल जो हम खाते हैं, ये सब पुराने ज़माने की भाषा और शब्दावली है। अब आप जो दाल खाते हैं, आप खुद भी नहीं जानते कि वो दाल कहाँ की और कौन सी है। दुकानदार आपको कुछ भी कहता है, ये कानपुरी अरहर है, बड़ा वाला दाना है, ये बारीक वाला दाना है, इसमें खुशबू अच्छी होगी। आप बढ़िया वाली हींग और बढ़िया, वो भी आयातित ही होती है अफ़गानिस्तान से, उसकी खेती होती है अफ़गानिस्तान में। अभी भारत में थोड़ी बहुत किसी ने कोशिश की है, लेकिन वो इतनी भी नहीं है कि वो छोटी सी ज़रूरत भी पूरी कर सके। और उसमें बढ़िया देसी घी का तड़का लगा के आप खाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि भारत की अब दाल की ज़रूरतें भी विदेशों से पूरी होने लगी हैं। अफ्रीका से आती है भारत में दाल, और थोड़ी बहुत नहीं, 1/3 दाल हम विदेशों से मंगवाते हैं। और जहाँ से हम 1/3 दाल मंगाते हैं, उन देशों में संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट वैसा नहीं है जैसे कि मंदी होती है, ये दूसरी तरह का संकट है। क्या संकट है और उसके कारण हमारी दाल की महंगाई पर असर तो नहीं पड़ेगा? आज इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल की सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि अरहर की दाल क्या दूर होने वाली है हमारी पहुँच से। मैं अभी आया। जब कोरोना का दौर था तो मागुफुली बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। मागुफुली दुनिया का अकेला ऐसा राष्ट्राध्यक्ष था जिसने आगे बढ़ के दम के साथ में पूरी दुनिया का जो प्रोटोकॉल चल रहा था उससे अलग कुछ कहने की कोशिश की थी। मागुफुली ने कहा था कि कोरोना का जो वायरस है उसको लेकर ये उनका ये विचार था, व्यर्थ धारणा फैलाई जा रही है। उस आदमी ने अपने देश के बकरी के दूध, कुछ फल फ्रूट, ये सब काट पीट के, इनका रस निकाल के, पपीते का रस निकाल के, इस तरह की चीज़ों के रस निकाल के और उनको लेबोरेटरी में भेज दिया था चेक करने के लिए। और उनमें से कई चीज़ें उन्होंने दावा किया था कि कोरोना पॉजिटिव आ गई हैं। वो अकेला देश था तंजानिया जिसने अपने यहाँ पे टीकों को इजाज़त नहीं दी थी। और तंजानिया में अगर बाहर के लोग टीका लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा प्रोटोकॉल था। वो लगा सकते हैं आप कहीं बाहर से मंगवा के, लेकिन तंजानिया के नागरिकों को टीका लगाने की मनाही थी। इतना ही नहीं था, तंजानिया में लॉकडाउन नहीं लगा, तंजानिया में मास्क नहीं था, तंजानिया में कुछ नहीं था। तंजानिया अपने तरीके से जी रहा था और जीता भी रहा। और वहाँ की मौतों को लेकर कोई उस तरह से आंकड़ा नहीं आया, कोरोना के केसेस का आंकड़ा नहीं आया। वो कहते थे कि हम आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन आंकड़ा तंजानिया का जो आता था वो उस तरह से मिलता नहीं था। और यही हुआ। उसके बाद कुछ स्टोरीज आई वेस्टर्न मीडिया पे जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि वहाँ तंजानिया में मौतें हो रही हैं, लेकिन उनको छिपाया जा रहा है। इस सब पे मैंने वीडियो बनाए समय समय पे। लेकिन अब तंजानिया को कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, और ये नुकसान किस वजह से उठाना पड़ रहा है ये तो पता नहीं चला है। लेकिन एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, FATF, ये इंटरनेशनल बना हुआ है जिसमें लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, उनका डिसिप्लिन होता है, उसको देखने के बाद में और उसके ऊपर लगा देते हैं। जब जो दाएं बाएं जाए, इमरान खान जरा सा पुतिन के दोस्ती कर रहे थे, हालांकि ये बात कोई मानेगा नहीं, लोग कहेंगे नहीं वो तो आर्थिक कारणों से लगते हैं। तो पाकिस्तान भी आ गया था ग्रे लिस्ट में। अब तंजानिया और मोजाम्बिक भी आ गए। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कनपटी आपके यहाँ पे लगी हुई है, अगर आपने जो हम कह रहे हैं वो नहीं किया तो फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। और साथ में कुछ डायलॉग लिखे जाते हैं, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये ज़रूर ठीक कर लेगा,
इसकी सरकार ने वादा किया है कि ये अपने यहाँ की व्यवस्था ठीक कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, तमाम सारी बातें ये कहा जाता है। और उस ग्रे लिस्ट में जो आशंकाएं होती हैं वो होती हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफ़ेद बनाने में देश मदद कर रहे हैं और वहाँ से आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है और गलत चीज़ों में पैसे का फाइनेंस वहाँ से हो रहा है। ये एक निचोड़ होता है, लेकिन ये कहाँ कैसे स्पेसिफिक केस नहीं बताया जाता, वरना सामने वाला फिर बहस करने लगेगा। लेकिन आप कहेंगे कि तंजानिया और मोजाम्बिक का जिक्र और इस ग्रे लिस्ट का जिक्र मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, और यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो 2 अफ्रीका के देश हैं। आपको याद है मोदी जी गए थे यहाँ यात्रा करने के लिए, और ये वो अफ्रीकी देश हैं जहाँ से भारत में अरहर की दाल आती है। और अगर भारत में अरहर की दाल आती है और उस दाल को हम खाते हैं, जाहिर बातें मंगा रहे हैं तो खाएंगे ही, तो हमारे लिए ये कंसर्न खड़ा हो जाता है क्योंकि वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अब किसी ने किसी को ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम उस ग्रे लिस्ट को नहीं मानेंगे। मान लीजिए कोई आदमी अगर मोहल्ले में कहे कि हमें राधेलाल के घर से संबंध नहीं रखना है क्योंकि राधेलाल ठीक आदमी नहीं है, हम कहेंगे तुम मत रखो, हम तो रखेंगे, हम तो राधेलाल के जाएंगे, आएंगे, चाय पिएंगे, उसको भी बुलाएंगे। तो बे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है क्योंकि सारी दुनिया एक समझौते से बंधी है और इसी वजह से अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाकायदा एक चिट्ठी जारी की है सारे बैंकों को, और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी अपने मेंबर्स को यानी बैंक्स को कहा है कि ग्रे लिस्ट में आ गया है तंजानिया और मोजाम्बिक, अब उससे लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतें। यानी वहाँ से जब दालें आएंगी तो उनका भुगतान और दूसरी वाली चीज़ें उतनी आसान नहीं रहने वाली हैं। खुद वहाँ का जो लोकल मीडिया है, वहाँ के जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि इस प्रतिबंध के बाद में हमारे लिए फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया तो जो विदेशी लोग वहाँ पे पैसा भेजते हैं, वो किसी भी चीज़ के नाम पे कुछ मंगवाएं वहाँ से या पैसा इन्वेस्ट करें, तो उस पैसे को शक की नज़र से देखा जाएगा। इसलिए इसमें सैंक्शन भले ही नहीं है, लेकिन ये वहाँ के व्यापार पे बुरा असर डालेगा। और व्यापार पे बुरा असर डालने का एक मतलब ये भी है कि जब हम यहाँ से वहाँ से दाल मंगवाएंगे तो फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, और फूक फूक के कदम रखने के लिए आरबीआई ने कह दिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कह दिया, और कुछ बैंक के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है कि हाँ उनको ऐसी चिट्ठी मिली है। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ की दाल भारत कैसे आती है। ये इतना आसान खेल नहीं है, इस खेल में और भी चूड़ियाँ हैं। दाल आती है सिंगापुर और दुबई के ज़रिए। अफ्रीका दाल उगाए और अफ्रीका को दाल के पैसे मिल जाए, इतना आसान दुनिया हो तो स्वर्ग बन जाए, लेकिन हर जगह बीच में कुछ मिडिल मैन होते हैं। तो यहाँ की जो कंपनियां हैं वो पहले दाल को वहाँ से इंपोर्ट करके भेजती हैं। उस प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का शक है, लेकिन वो शक कहाँ से है, कैसे है? सिंगापुर की एक विल्मर कंपनी है, उसका भारत की एक कंपनी अडानी विल्मर, आपने नाम सुना होगा, साथ टाई अप है। मुझे नहीं पता वो दाल के कारोबार में कितना है कितना नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो दाल के कारोबार में हैं। वहाँ के ज़रिए कुछ दालें आती हैं, ऐसा भी मैंने सुना था, लेकिन मैं अभी मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले क्रॉस चेक नहीं किया, और मैं कोई भी बात जब तक क्रॉस चेक नहीं करता हूँ बोलता नहीं हूँ। अब जो मसला आया है वो ये आया है कि ये सारी की सारी दालें अटक सकती हैं, और अगर इनका इंपोर्ट अटका तो दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत हो जाएगी कि नहीं होगी ये एक अलग मसला है, लेकिन इससे भी बड़ी एक जानकारी आपको और दे दूं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, ये दाल का बाज़ार कैसे मैनेज करती हैं, इससे अंदाज़ा लगाइए। सिंगापुर से दाल का एक जहाज़ का मतलब होता है सैकड़ों ट्रक दाल लेके निकला, और वो भारत की धरती पर दाल की शॉर्टेज होने का इंतज़ार कर रहा है और समंदर में चक्कर लगा रहा है। जब वो देखेगा कि हाँ यहाँ पे अब मुनाफा हो सकता है, दाम ऊंचा चल गया है, और वो पोर्ट पे आके सामान उतार देता है।
इस तरह के मामले भी अतीत में पकड़े गए हैं, सामने आए हैं, पकड़ा क्या जाएगा। जो भी है ये स्थिति है, और इस प्रतिबंध के कारण हो सकता है कि मुझे और आपको जो घर में दाल मिलती है उसका दाम अच्छा खासा बढ़ जाए, क्योंकि 1/3 दाल जिन 2 देशों से आती है उन दोनों ही देशों से अगर आयात को लेकर सवाल उठ रहे हों तो मामला तो चिंता का है। अब देखना यह है कि यहाँ के जो इंपोर्टर हैं वो उसको कैसे मैनेज करते हैं, वहाँ की सरकार कैसे मैनेज करती है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिनको मिलाकर कोई एक ठोस जानकारी बाहर आ पाएगी। और वो जानकारी ऐसा नहीं होता कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई स्टेटमेंट कर रहा है, इसी तरह के एनालिसिस लोग करते हैं, उससे वो जानकारी निकलती है। और जब आप देखेंगे दाल का दाम बढ़ गया, जब आप देखेंगे कि दाल की शॉर्टेज हो गई, जब आप देखेंगे क्या हुआ, बोले तंजानिया से माल नहीं आ पा रहा है, एक इंपोर्टर बोलेगा, दूसरा इंपोर्टर बोलेगा, तब वो पक्की खबर हो जाएगी। लेकिन ये जो खबरें हैं ये समय से पहले आ गई, और हम आपको समय से पहले खबरें अक्सर देते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।